Hello my dear students, so today we are going to learn about batteries. So आज हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस। फर्दर इसकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसमें से एक क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बैटरी फर्स्ट। सो व्हाट इज बैटरी? अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज। ये दो या दो से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो सेल होंगे यहाँ पे वो सीरीज में होंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि यहाँ पे जो सेल है वो कौन से सेल हैं, वो गैल्वेनिक सेल हैं। अब हमने इस चैप्टर में दो सेल डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? एक हमने डिस्कस किया यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपके प्लेलिस्ट में दोनों सेल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बेटा जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि जो बैटरीज हैं वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, है ना। तो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर वन एंड सेम थिंग। अब हमें ये पता है कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, आपको याद होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं, आप वहां पे पीछे से कोई भी एनर्जी या फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। और दूसरा, इन रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे तो जो बैटरीज होती है ना उनमें भी सेम वही चीज है कि जो केमिकल रिएक्शंस वहां पे होंगी आपके सेल के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, और वो केमिकल रिएक्शन जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके होगी और फिर वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर फिर हम इन द फॉर्म ऑफ सेल यूज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बैटरी यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारा एक बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको बैटरीज स्टडी करने से पहले पता होने चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल्स हैं, है ना, और सीरीज में है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करंट होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सीरीज में है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अर्लियर लेक्चर में कि सीरीज में हमारा जो करंट होता है, जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट बैटरी के यूजेस या उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। आपकी जो बैटरी है एक तो वो लाइट होनी चाहिए, ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो कॉम्पैक्ट मतलब छोटी होनी चाहिए, जो हम जैसे अपने स्मॉल वॉचेस में यूज कर सकें, अपने रिमोट्स में यूज कर सकें, या जो आप कान में मशीन लगती है जिससे आपको किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वो हियरिंग एड्स होते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो छोटे सेल होने चाहिए, है ना, लाइट होने चाहिए और कॉम्पैक्ट होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी। जो वोल्टेज होगी यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हमने ये अभी डिस्कस किया कि सीरीज में होंगे आपके सेल्स तो उनका जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा। चार्ज कांस्टेंट है तो मतलब कि वोल्टेज भी क्या होगी फिर आपकी? शुड नॉट वेरी, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, फिक्स वहां पे उसकी वोल्टेज है वो होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में ये है, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, अगर आप उसको यूज भी नहीं कर रहे तब भी जितने भी टाइम के बाद आप उसको यूज करेंगे तो वो यूजेबल होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिमोट में सेल डाला है और आप उसको 1 मंथ तक यूज नहीं कर रहे हैं, बट आफ्टर 1 मंथ अगर आपने उसको यूज किया तो वो यूजेबल होना चाहिए। या फिर आपकी वॉच है, वॉच में जो सेल डाला है, अगर आप वॉच को यूज नहीं कर रहे हैं और 1-2 मंथ के बाद यूज कर रहे हैं तब भी वो सेल जो है वो वर्किंग होना चाहिए, राइट। तो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए आपकी जो बैटरीज हैं, जो भी बैटरीज किसी भी इसमें आप डाल रहे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ रिगार्डिंग बैटरीज। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। Now there are two types of batteries. First one is primary battery and second one is secondary battery. तो थोड़ा सा हम डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट कि जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं, जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो नॉन चार्जेबल होती हैं, ठीक है।
नॉन चार्जेबल मतलब कि अगर एक बार आपने इनको यूज कर लिया तो उसके बाद फिर आपको ये थ्रो करनी पड़ती हैं, ये दोबारा से चार्ज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि आप बैटरी है, आपका सेल है रिमोट में, है ना, तो अगर वो यूज हो चुका है और अभी काफी टाइम से आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन चार्जेबल होते हैं। सेकंड सेकंड ये होता है कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अगर नॉन चार्जेबल है तो कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दोबारा से आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट ये होगा इसका कि इररिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इररिवर्सिबल। अब इररिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ बेटा? इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि अगर आप एक बार मतलब आपने यूज कर लिया तो और जो रिएक्शन हो गई वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगी, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इसमें, है ना। अब हमें पता है कि जब भी हमारा कोई सेल हम यूज करते हैं तो उस सेल में आपको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रोड जो होती हैं वहां पे धीरे धीरे जाके आपका जो भी जैसे जिंक होगा या कॉपर होगा तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब एक पॉइंट के बाद जितना भी मान लीजिए जिंक होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये जो जिंक होगा या जो कॉपर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका मतलब जो उनकी क्वांटिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब खत्म हो गए, क्वांटिटी खत्म हो गई, तो वो ऑब्वियसली फिर रिवर्सबल तो नहीं होगी क्योंकि आप बाहर से तो उनको नहीं दे पाएंगे। अब आपका जो भी सेल है, जो सेल होते हैं आपके, आपने देखा वो इस तरह से बंद होते हैं, पैक्ड होते हैं, अब उसको आप बाहर से कैसे जिंक और कॉपर देंगे? तो वो क्या हो जाते हैं फिर वहां पे रिएक्शंस जो हैं वो रुक जाएंगी, रिएक्शंस रुक जाएंगी तो मतलब कि वो इरिवर्सिबल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा, इरिवर्सिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी की तो ये इस तरीके से काम नहीं करते हैं। पहले तो ये चार्जेबल होते हैं, आप इनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपके फोन की बैटरीज होगी, आपके लैपटॉप की बैटरीज होगी, तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी क्या होती हैं बेटा, ये होती हैं चार्जेबल, दोबारा आप इनको चार्ज कर सकते हैं। और अगर दोबारा चार्ज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप इनको यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना, कैन बी यूज्ड अगेन। और थर्ड आपके पास आ गया यहाँ पे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन थी इस केस में, प्राइमरी के केस में, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, वो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप बाहर से उसको चार्ज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बाहर से अगर कोई आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो रिएक्शन फिर से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो रिवर्सिबल हो जाती हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे इन दोनों बैटरीज के बीच में, जो आगे हम जितने भी एग्जांपल इनके डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट्स जो हैं वो सभी में एप्लीकेबल रहेंगे। चलिए, अब आज के लेक्चर में जो डिटेल में हम बात करेंगे दैट इज प्राइमरी बैटरीज। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी बैटरी नाउ। सो प्राइमरी बैटरी में हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, कौन कौन से? एक हम बात करेंगे ड्राई सेल जिसको हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास मरकरी सेल। तो हम पहले फर्स्ट ड्राई सेल की बात करेंगे, फिर हम मरकरी सेल की बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पॉइंट दी कर रखे हैं, दैट इज प्राइमरी बैटरीज आफ्टर देयर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड, राइट, एंड the cell reaction is completed and this cannot be reused again। तो ये पॉइंट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली अपने ड्राई सेल की। अब देखो बच्चे, जो ड्राई सेल होगा उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये प्राइमरी सेल है, दूसरा ये नॉन चार्जेबल है, और यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो इरिवर्सिबल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई सेल होगा तो ऑब्वियसली उस सेल में आपके पास एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं और वहां पे एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। और एनोड पे आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक तो, अभी चैप्टर खत्म होने को आ गया, तो ये आपको पॉइंट्स जो है अभी तक तो आपको लर्न हो जाने चाहिए। तो एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, एनोड पे हमारे पास होगा यहाँ पे जिंक का कंटेनर, ठीक है। जिंक का कंटेनर तो है, बट यहाँ पे जिंक खुद ही क्या होगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। कंटेनर भी जिंक का होगा बट यहाँ पे जो एनोड है वो क्या कर रहा है, जिंक की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरा होगा कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कार्बन रॉड होगी, जिसको आप ग्रेफाइट भी अगर आपकी बुक्स में लिखा होगा या कहीं आपको ग्रेफाइट लिखा हुआ मिलेगा तब भी एक ही बात है, ठीक है। कार्बन रॉड होंगी और वो सराउंडेड होंगी मैंगनीज डाइऑक्साइड से और कार्बन से। अब यहाँ पे जो कार्बन होगा वो एक तरह से आप ये बोल लीजिए कि सरफेस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करवाएगा वो। फर्दर रिएक्शंस जो होंगी बाद में आपकी वो किसकी होंगी, मैंगनीज की ही होंगी। चलिए, अब यहाँ पे पॉइंट देके रखा है कि जो स्पेस होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जो स्पेस बचेगा
वो भी हम फिल करेंगे, और ये जो स्पेस हम फिल करेंगे इनका भी फर्दर रिएक्शंस में कुछ ना कुछ यूज रहेगा। तो हम यहाँ पे जिस जिस पेस्ट से इसको फिल कर रहे हैं दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अभी नोट डाउन करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे फर्दर रिएक्शन जब हम करेंगे तो वहां पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो यूज होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये है हमारे पास डायग्राम ड्राई सेल की, है ना, लेक्लांचे सेल की। तो बेटा ये जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं। आप ये मान लीजिए कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको पैराग्राफ दे दिया है, उस पैराग्राफ में ही डायग्राम भी बना के दे के रखी है, आपको पैराग्राफ रीड करना है और जो भी क्वेश्चंस वहां पे दिए गए होंगे वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो अभी आप 12th क्लास में है तो आई होप कि ये तो आपको क्लैरिटी है कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस डायग्राम की। अब देखिए यहाँ पे आपको कार्बन रॉड दिख रही होगी जो एज अ कैथोड एक्ट कर रही है बीच में, है ना, एरो लगा के रखा है। और ये आपके पास क्या है, जिंक रॉड है जो एज अ एनोड काम कर रही है। बीच में जो पेस्ट दिख रहा है आपको ये किस चीज का है, मैग्नीज मैग्नीज डाइऑक्साइड का, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है जी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कार्बन ब्लैक या कार्बन की जो रॉड है यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड प्ले कर रही हैं, सरफेस प्रोवाइड करवा रही है। रिएक्शन यहाँ पे किसकी होंगी, मैंगनीज की ही होंगी। तो यहाँ पे होंगे बेटा, कार्बन है तो कार्बन का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होगा, एनोड है तो मतलब नेगेटिव टर्मिनल आपका यहाँ पे होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फिर चार्ज फ्लो होगा, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है ना केमिकल एनर्जी से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी बल्ब के साथ यहाँ पे, तो वो बल्ब जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इग्नोर दिस ड्राइंग। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम, और यहाँ पे जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देना है, आगे हम फर्दर इसको यूज कर रहे हैं अभी। चलिए अब हम बात करते हैं एनोड की। अब एनोड पे देखो बच्चे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, वो हमें पहले से ही पता है कि नोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन हो रही है तो किसकी हो रही है, जिंक, क्योंकि जिंक का कंटेनर था, हमने पहले ही कहा था कि जिंक का कंटेनर है, बट यहाँ पे जिंक खुद ही एज अ एनोड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, यहाँ पे +2 है, 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, ये +2 में जा रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। सेकंड आता है कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। अब कैथोड देखिए, कैथोड पे आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि आपके पास चार्ज कितना होता है, -2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो x कितना आ गया यहाँ पे बेटा, दैट इज +4। तो मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे, दैट इज +4, और इस साइड जाके कितना हो जाएगा फिर से आप कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो इस तरीके से होगा। तो जो हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे x कितना आ जाएगा, दैट इज +3। तो इधर क्या हो गया बेटा, +3 हो गया। तो ये हुआ क्या, यहाँ पे +4 से किस पे जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो +4 से +3 में जाने का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मैंगनीज की क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्राई सेल में किसकी रिडक्शन होगी, तो वहां पे आपको याद रखना है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इसमें कॉम्प्लेक्स में जाता है, तो वहां पे +4 से +3 में इसकी कन्वर्जन होती है। तो किसकी हो रही है रिडक्शन यहाँ पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड की। चलिए, तो ये तो, हाँ अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, पहले मतलब ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड नहीं थे, पहले क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन आया। अब क्योंकि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो सेल था उसमें हमें क्या दिखा, उसमें हमें दिखा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दिखा। तो ये जब आप इसको देखेंगे तो कैसे बन जाता है, दैट इज NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमने देखा कि जो OH यहाँ पे आया, हाइड्रोक्साइड जो आया यहाँ पे, उसको बैलेंस करने के लिए हम NH4 पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे फिर हमारे पास NH4 पॉजिटिव, राइट। और अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास NH4 पॉजिटिव थे तो हमने यहाँ पे क्या आ गया, फिर फर्दर रिएक्शन को एक्सटेंड करते हुए NH3। अब देखो यहाँ पे चार्जेस देखोगे अगर आप,
तो इस साइड में तो चार्जेस हैं ही नहीं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि आपके जो चार्ज होते हैं वो राइट हैंड साइड के चार्जेस जो है वो इक्वल टू किसके होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के चार्जेस के इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो अमोनिया है ये किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो गैसेस अमोनिया जो अमोनियम गैस है वो हो सकता है कि इन बाद में धीरे धीरे जाके बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए और उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि वो एक्सप्लोड हो जाए, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए फिर जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन जो सेटअप था, वहां पे आपने देखा होगा जिंक क्लोराइड भी लेके रखा था हमने, है ना। जिंक क्लोराइड का पेस्ट था ना, वहां पीछे हमने चेक किया था। तो वहां से हम क्या लेने वाले हैं, अब जिंक लेने वाले हैं। अब जिंक जो है वो एक्चुअल में करेगा क्या कि ये जो अमोनियम गैस यहाँ पे होगी उसके साथ एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अब ये अमोनिया जो है वो पैक हो चुका है। पैक हो गया किसके साथ, जिंक के साथ। अब वो एक्सप्लोड नहीं होगा। तो जो इस रिएक्शन में लिमिटेशन आ रही थी उस लिमिटेशन को हमने इस तरीके से दूर किया। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ ड्राई सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एग्जाम में बहुत बार रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा था पीछे कि आपके पास जो पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, आपका कांस्टेंट होगा। तो इस सेल में जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। अब क्यों? क्योंकि सेल पोटेंशियल जो है वो किसके कम ज्यादा होने से फर्क पड़ता है इसको, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयन से। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन से फर्क पड़ता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये एक पैक्ड सेल है और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा वो केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आपका सेल जो है वो इन दी एंड डेड हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल होता है वो भी क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ी थी हमने, ये वाला पॉइंट कहाँ पढ़ा था हमने, ये पॉइंट पढ़ा था नर्नेस्ट इक्वेशन में। नर्नेस्ट इक्वेशन में, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कैसे आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन से अफेक्ट होता है। राइट, तो ये पॉइंट वहां से आया हमारे पास। चलिए, अब जो ये ड्राई सेल है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि इस सेल को हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में और क्लॉक्स में। वॉच क्लॉक होती है ना, वहां पे इनको हम यूज करते हैं। चलिए, तो ऑल राइट, नाउ दिस इज द नोट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ई सेल 1.5 वोल्ट आपका क्यों फिक्स लेके रखा है, वो उसके रिगार्डिंग है यहाँ पे। सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये जस्ट कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो उस हिसाब से आपके पास ये एक तरह से नोट आ जाए। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मरकरी सेल। अगेन ये मरकरी सेल है, प्राइमरी सेल है, नॉन रिचार्जेबल है, इरिवर्सिबल है, वो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट पे आती हूँ। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो मरकरी सेल है उसको हम क्या कहते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल क्यों? क्योंकि ये बटन की तरह दिखता है। जो आपकी रिस्ट वॉचेस होती है ना, कभी आप देखना वहां पे जो बैटरीज डलती है ना, वो छोटा सा सेल होता है जिसको हम बटन सेल कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एनोड होता है बेटा वो होता है जिंक अमलगम। क्योंकि मरकरी का सेल है तो ऑब्वियसली मरकरी तो कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है। मरकरी जो है वो इनर्ट है तो वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करवाएगी। राइट, रिएक्शंस तो जिंक की ही होंगी पर यहाँ पे क्या होगा, सरफेस प्रोवाइड करवाएगी आपकी मरकरी। कैथोड पे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। कार्बन यहाँ पे अगर ग्रेफाइट भी होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा आपने, ठीक है, ग्रेफाइट भी आप लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मरकरी सेल जो है इसमें इसके मेन जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज होगा वो कौन कौन से होंगे, दैट इज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसकी डायग्राम की। डायग्राम देखोगे ना तो ये सेल है, जैसे केक है, छोटा सा केक कंसीडर कर लो, उसको आपने बीच में से काट दिया है तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखता है, केक के अंदर ब्रेड के पीसेस, साथ में जो पेस्ट जो
क्रीम होती है वो दिखती है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट वही हिसाब है कि उसको काट के आपको अंदर से दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है। तो ये वाला पार्ट आपके पास आ गया बेटा एनोड, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या आ गया आपके पास, एनोड आ गया। ये वाला पार्ट क्या आ गया आपके पास, कैथोड आ गया। बीच में सेपरेटर का मतलब है यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्या है आपके पास, दैट इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। तो यहाँ पर आपके पास जो एनोड है, यहाँ पर क्या होगा, एनोड अगर ऊपर है तो आपका कैथोड नीचे होगा, है ना। कैथोड ऊपर होगा तो एनोड आपका नीचे होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरीके से ये काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सा, जैसे भी आपका वर्क करता है उस हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। जो मर्क्यूरी सेल है बेटा वो यूज होता है हियरिंग एड्स में, आपकी रिस्ट वॉचेस में, कैमराज में, एटसेट्रा। छोटा सेल होता है ना, बहुत छोटा होता है सेल, ये साइज बहुत छोटा होता है इसका। तो ऑब्वियसली वही यूज होगा जो आइटम्स भी छोटी होती हैं। तो इनका क्या है कि जब तक ये काम करे तब तक करो, जब ये खत्म हो गया तो आप इसको निकलवा के दूसरा डलवा लो, है ना, उस तरह से। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो एनोड पे आपकी रिएक्शन किस तरीके से रहेगी। अब देखो बच्चे, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिंक अमलगम, हमने कहा था पहले कि जिंक अमलगम यहाँ पे एज अ एनोड रहेगा। तो अमलगम क्या कर रहा है, मतलब मरकरी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो जस्ट आपको सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। तो रिएक्शन किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है। तो जिंक यहाँ पे क्या हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो गया। यहाँ पे जब जिंक गया तो वो किस में आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। तो क्या हो रहा है, 0 to +2 हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे वाटर यूज करना पड़ा। वाटर लिया तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव आयंस आ गए। अब आयंस को बैलेंस करने के लिए आपको पता है राइट हैंड साइड के जो आयंस हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के आयंस के इक्वल होने चाहिए, है ना। आयंस को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2OH नेगेटिव थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखो इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम उतना अंदर नहीं जा रहे हैं। हमें जो मेन पॉइंट्स है बस वो हमें चाहिए, वो आपको याद रखने हैं। याद हो जाएंगे तो एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या हुआ, दिस इज योर मर्क्यूरी ऑक्साइड। यहाँ पे जो आपके पास मर्क्यूरी है दैट इज +2 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये 0 पे चला गया। तो +2 से 0 पे गया मतलब डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब हुआ कि क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रही है। तो इसकी क्या हो गई, फिर रिडक्शन हो गई, राइट। अब यहाँ पे आपके पास मरकरी है, यहाँ पे आपके पास HgO था, अब O चला गया इस फॉर्म में 2OH नेगेटिव में। 2OH नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए अगेन वाटर आ गया। वाटर देखो हम इन्होंने हर जगह डाल के रखा है, उनके रिएक्शंस को बैलेंस भी तो करना है। अब 2OH नेगेटिव आयंस थे, तो इन नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये है हमारे पास बेसिक रिएक्शंस ऑफ दिस सेल। और ओवरऑल रिएक्शन देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो H2O है ये H2O से कैंसिल आउट हो गया। ये OH नेगेटिव आयन इसके साथ कैंसिल आउट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स भी इधर कैंसिल हो गए, तो जो बच गया वो आपके पास क्या आ गई, फिर ओवरऑल रिएक्शन आ गई। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो आप याद कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा वाला आयन, कौन सा वाला जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या आप लोग बता सकते हैं। अभी हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर चुके थे अपने पीछे वाले अर्लियर लेक्चर्स में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं एक तरह से एजेंट होते हैं वो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इन रिएक्शन में आपको कौन लग रहा है ऐसा जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, वो कौन सा है, दैट इज जिंक, ठीक है, जिंक। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक क्या हो गया, जिंक खुद क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद तो वो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस। जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, सॉरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ फिर, दैट इज HgO। ये क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है बेटा, खुद तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस इटसेल्फ, बट दूसरे को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स वही तो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि मरकरी सेल में जो रिएक्शंस है वहां पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए अब यहाँ पे E नॉट सेल अगेन फिक्स है, कितना है 1.35
फिक्स है, और इसका रीजन आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होंगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होंगी वो भी क्या होंगी, फिक्स होंगी, चेंज नहीं हो रही है ना। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी आयन की, तो सेल पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो दोनों ही सेल में आपको यहाँ पर जो ई नॉट सेल दे के रखा है वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें सारा नहीं है। जैसे कि इसके यूज याद कर लीजिए, एनोड कैथोड की रिएक्शन याद कर लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन याद कर सकते हैं, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होंगी वो याद करनी है आपको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी बैटरीज, और कल के लेक्चर में वी विल डिस्कस, दैट इज योर सेकेंडरी पार्ट। सो डू लाइक द video and subscribe the channel, and I'll see you in the next class, next lecture.